हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चल रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट कवर अप कर चुका हूँ, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस कवर होने के बाद हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। सी नाउ इन टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या? अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि अगर मैं एक चार्ज रख दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसमें से निकलती है और उसके सराउंडिंग में अगर मैं स्मॉल चार्ज एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता हूं, मतलब कि अगर मैं उस फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एरिया, मतलब कि एक एरिया के टर्म्स में मैं उसको डिवाइड कर देता हूं। जैसे कि यहां पे मैंने यहां से इस सर्कल को बोल दिया कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक होगी, कुछ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहीं पे, ठीक है। तो ऐसे सर्कल्स में अगर मैं उस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर दूं तो इस सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी मैं कैलकुलेट करूं वो हर जगह इक्वल आएगी। दैट्स व्हाई इट इज सो कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वर्ड का मतलब होता है इक्वी मतलब कि इक्वल, पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है, एंड दैट इज योर सरफेस। तो जहां पे मैं अगर मान लो इस सर्कल पे मैं यहां पे पॉइंट पी बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट पी, और इसी पे मैं यहां पे दूसरी जगह पॉइंट पी डैश बोल दूं या पॉइंट पी डबल डैश, तो जहां पे भी मैं सर्कल पे कैलकुलेट करूंगा एक पोटेंशियल को वो हर जगह क्या आएगा? सेम आएगा, और दैट्स इट्स नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करने का क्या पर्पस है? अब इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली गेट कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कितना ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वहां पे गेट करेगा वो कितना होगा, हम लोग वहां पे इजीली प्रॉपरली बता सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग वहां पे एक सरफेस को डिराइव कर लेते हैं, सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रहने चाहिए, क्यों यूज होता है। पहला, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कि कोई भी वर्क डन मुझे नहीं करना पड़ता टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स में चार्ज को मूव कराने के लिए। कहने का क्या मतलब है? जैसे कि यहां पे अगर एक कोई चार्ज रख दूं, मैं यहां पे इस पॉइंट पे मैं एक चार्ज रख दूं और मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट तक वो लेके आना है मुझे, तो यहां से यहां तक लाने का मुझे कोई भी क्या नहीं करना पड़ेगा? वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि सेम इक्विपोटेंशियल में मुझे कोई वर्क डन नहीं करना होता। दूसरा पॉइंट क्या है? the electric field line of force are at right angles to the equipotential surface। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लाइन ऑफ फोर्सेस आर एट राइट एंगल्स, मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। कैसे? यहां देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इस पे सरफेस बनाता हूं तो सरफेस की मैं लाइन बना देता हूं, सरफेस की अगर मैं लाइन बना देता हूं तो ये वाली सर्कल वाली लाइन को यहां देख लो, वो कितना एंगल बनाएगा? दैट इज योर 90 डिग्री। तो दिस इज योर 90 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसको ES लिख लो, और ये क्या मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा कितने का होगा? 90 डिग्री का। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्ट्रॉन्गर वेयर इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर वीकर अपार्ट। ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कि ये वाला क्या होगा? हमारे पास स्ट्रॉन्गर होगा, और ये थोड़ा सा उससे लेस, फिर इससे ये और थोड़ा सा लेस होता जाएगा। एंड जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर की तरफ जाता जाऊंगा और इक्विपोटेंशियल बनाता जाऊंगा, जो सबसे पास होगा चार्ज के वो जब से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, एंड आफ्टर दैट जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आगे बनेंगे वो सारे सारे क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। इट मींस कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो वीकर होते जाएंगे। लास्ट पॉइंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगे? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये चारों पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को गेट करने के लिए प्रॉपर्ली पता होने चाहिए, और इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज बोलते हैं। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशंस कंप्लीट की थी। अब यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रिक चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अब जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की थी तो एक कॉन्सेप्ट बताया था कि दो पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, मतलब उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो रिपल्शन फोर्स लगती है, और वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं।
अब यहाँ पे देखना क्या है कि ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होती है, ये दोनों जब भी अप्लाइड होती है तो वहां पे कुछ वर्क डन होता है। वर्क डन कैसे? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है ना इसके ऊपर, और ये भी इसकी तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स कर रहा है। तो कुछ तो वर्क डन हो रहा है, तभी तो ये चार्ज एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे मेरे पास चार्ज में ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करने की वजह से ये वर्क डन कर रहा है, मतलब कि इसको अपनी तरफ खींच रहा है। इट मींस कि वो वहां पे कुछ वर्क डन कर रहा है। तो इक्विपोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टू और मोर इलेक्ट्रिक चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, मतलब कि दो और दो से ज्यादा चार्जेस जब एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, वहां पे एक वर्क डन होता है। अब वर्क डन क्या, अगर मान लो इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे इसके पास लाना है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा फोर्स से, और मुझे यहां पे इसको इसकी तरफ लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो डेट इज नोन एज द वर्क डन। और ये वर्क डन उस चार्ज के पास एक वर्क के एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं थोड़ा क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू समझा देता हूं एग्जांपल के लिए। जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास सिंपल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ये कहती है, अगर एक बॉल है, अगर उस बॉल को मैं सर्टेन हाइट तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा दूं, तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, कुछ हाइट में वो स्टोर हो जाएगी, उसके पास क्या एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसको हम लोग जानते हैं U इक्वल टू mgh। एम यहाँ पे मास है किसका, बॉल का, जी यहाँ पे ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटी क्या करेगी, इसको नीचे की तरफ खींचेगी अपनी तरफ। तो यहाँ पे जो उस पे फोर्स अप्लाइड होगी वो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से होगी, और ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्क डन किया है, और वही वर्क डन यहाँ पे क्या स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सेम हमारे चार्जेस के साथ भी यही होता है। चार्जेस के साथ यहाँ पे केस क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव Q1 चार्ज Q2 को जब रिपेल करेगा, और मैं इस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करूं, इसके अगेंस्ट में वर्क करूं कि ये चार्ज को मैं इधर उसके पास लेके आऊं, जितना क्लोज लेके जाऊंगा, तो मुझे उस चार्ज को अगेंस्ट लाने के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। दैट वर्क विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सी, अब यहां पे इसके डिराइव कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब यहां पे देखो डेरिवेशन, एक मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज दैट इज योर Q1, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है Q2। Q1 की पोजीशन A है, Q2 की पोजीशन क्या है, B, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R। नाउ W be the work done to bring a charge from Q1 from infinity to a point A in the absence of electric field W1 equal to 0। अब यहाँ पे ये पॉइंट जरा ध्यान से समझना कि मुझे W1 वर्क डन करना पड़ रहा है एक Q1 चार्ज को इंफिनिटी से लाने के लिए। मतलब कि ये जो Q1 चार्ज है मैं कहां से लेके आया हूं, इंफिनिटी से लेके आया हूं, डिस्टेंस से कुछ लेके आया हूं A पॉइंट पे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं किसके एब्सेंस में लेके आया उसको, मतलब कि वहां पे पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, मतलब कि वहां वर्क डन कितना रहेगा, 0। सिमिलरली W to be the work done bring the Q2 from an infinity, मतलब Q2 को भी मैं क्या लेके आया हूं, इंफिनिटी से लेके आया हूं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि Q1 की वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एब्सेंट है, मतलब नहीं है। देन हमारे पास जो पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना आएगा, VA इक्वल टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q0। मतलब कि जो हमारा पोटेंशियल होता है किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। आफ्टर दैट VA इक्वल विल बी W1 इक्वल टू 0, एब्सेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना ये केस तब अप्लाइड होगा, वर्क डन तब 0 होगा जब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी। QB के लिए कितना हो जाएगा, QB इक्वल टू W2 अपॉन Q2 एंड W2 मतलब वर्क डन जो हमारे पास सेकंड के लिए आएगा वो कितना आएगा, दैट इज VBQ2। अब ये VBQ2 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब यहां पे मैं चार्ज Q2 को लेके आया था तब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रेजेंट हो चुकी थी, Q1 की। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगी, पॉजिटिव नेचर है तो उसको रिपल अपोज करेगी, और अब उस अपोजिशन को रोकने के लिए वहां पे मुझे क्या करना पड़ा, वर्क डन। और वो वर्क डन कितना है, वर्क डन 2 इक्वल टू VBQ2। मतलब कि जो मुझे वर्क डन करना पड़ा Q2 को लाने के लिए पोजीशन B पे, वो कितना है ये। आफ्टर दैट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास W वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये मैंने किसकी वैल्यू को पुट किया है यहाँ पे, दैट इज योर Q1 Q2। यहाँ पे मैंने VB की वैल्यू को पुट किया, VB की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और Q2 पहले से था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर दैट जो मेरे पास नेट वर्क डन आएगा वो कितना आएगा,
वर्क डन बाय फर्स्ट एंड वर्क डन बाय सेकंड। तो वर्क जो फर्स्ट का हुआ है वो कितना है 0 और जो सेकंड का वर्क डन है वो कितना है दैट इज योर Q1 Q2 अपॉन R। तो हमारा वर्क डन किसके टर्म में स्टोर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को किसमें स्टोर करते हैं डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल यू से। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कैपिटल यू से डिनोट होती है एंड वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारे पास क्या स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के लिए। तो ये डेरिवेशन बहुत बेसिक सी डेरिवेशन है पर ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम या चार्जेस के लिए कितनी आएगी वो ये। तो यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डेरिवेशन बोर्ड प्रोस्पेक्ट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे हम लोग डाइपोल के ऊपर वर्क डन निकालने वाले हैं कि कितना वर्क डन होगा एक डाइपोल के ऊपर जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा। तो यहां पे मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो कांस्टेंट हो। तो यूनिफॉर्म ई मतलब कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कह सकते हैं कांस्टेंट मतलब कि वो वेरी ना हो रही हो, दैट इज विल बी नोन एज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आफ्टर दैट मैंने आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है। डाइपोल क्या होता है उसको भी देख लो। डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P = 2QL। ये तो याद होगा, लिखा नहीं है इसमें पर नोन होना चाहिए। तो डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है 2QL। डाइपोल होता क्या है एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है L और L एंड दिस इज नोन एज योर डाइपोल। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है दो चार्जेस का जो एक सिस्टम बनाता है उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। नेक्स्ट अब मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उसके ऊपर वर्क डन कितना होगा उसको देख लेते हैं। यहां पे देखो पहले डायग्राम को, डायग्राम पहले समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेरिवेशन के लिए डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट यहां पे मैंने क्या रखा है डायग्राम, डायग्राम में देखो मैंने यहाँ पे चार्जेस को रखा है Q, एक -Q चार्ज रखा है, दूसरा कौन सा रखा है +Q। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पे चार्ज अप्लाई फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा F = QE। याद रखना जो फोर्स फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है QE। तो जो पॉजिटिव के ऊपर अप्लाई होगा फॉर्मूला वो सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब इधर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को क्या करेगी सेम डायरेक्शन में लेके अब रिपेल करेगी, रिपेल्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी उसको दूर भेजेगी। और ये नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि वो कितना होगा F = QE इन द अपोजिट डायरेक्शन। दोनों फोर्सेस पता चल गई। अब इसके वजह से मैं यहाँ पे अगर डायग्राम में एंगल्स को इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा है तो यहां से उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2L, ये 2L। अब मान लो मेरा डाइपोल मैंने यहां पे रखा था दैट इज जो θ1 पे, अब वो θ1 से कुछ एंगल अपना चेंज कर रहा है, मतलब कि जब उस पे फोर्सेस अप्लाई हुई तो उस पे क्या हुआ वर्क डन होना स्टार्ट हुआ तो उसका एंगल चेंज हो रहा है। देखो θ1 से कितना हो रहा है वो दैट इज जो θ2, θ1 से वो θ पे पहुंचा फिर कहां पे पहुंचा θ2 पे, मतलब कि एंगल के वेरिएशंस हो रहे हैं वहां पे। अब एंगल्स के वेरिएशन हो रहे हैं इट मींस कि जो डाइपोल है वो मूव कर रहा है। अब मूव होने का मतलब क्या है कि जब कोई चीज अपनी मूवमेंट करती है तो वहां पे क्या होता है वर्क डन। बिना वर्क के कोई भी चीज फिजिक्स में मूव नहीं कर सकती। याद रखना कि कोई अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वहां पे वर्क डन जरूर हुआ है। तो उसी वर्क डन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कैलकुलेट करते हैं। सी we have to calculate work done in rotating the electric dipole from orientation θ1 to θ2। θ1 से मैं θ2 पे जब इसको रोटेट कराऊंगा, I repeat θ1 is the angle between the electric field and that dipole एंड जब मैं उसको θ1 से θ2 पे रोटेट कराऊंगा तो किसी एक इंसिडेंट पे मैंने बोल दिया कि वो एंगल कितना है थीटा है। आफ्टर दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होगी टॉर्क अप्लाई होगी और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है τ = PE sin θ। फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, इसी वजह से बेसिक से लेके यहां तक सारी चीजों में मैंने फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से एक एक चीजों को समझाया। पीछे वाले लेक्चर्स में मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड मैंने टॉर्क के लिए वहां पे फॉर्मूला अच्छे से समझाया था, वो कितना होता है τ = PE sin θ। तो जो उस पे टॉर्क अप्लाई होगा वो कितना होगा P यहाँ पे डाइपोल है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, sin θ इज द एंगल जो हमारे पास शो हो रहा है। नेक्स्ट अब उस पे जो टॉर्क अप्लाई होगा उसके वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा स्मॉल वर्क डन, और वो स्मॉल वर्क डन कितने के लिए स्मॉल एंगल के लिए। तो स्मॉल एंगल हमारे पास कितना है τd θ। तो दिस इज योर τd θ, मतलब कि स्मॉल एंगल है हमारे पास। स्मॉल एंगल क्या कर रहा है वर्क डन जब मेरे पास छोटा हो रहा है तो जो ओरिएंटेशन हमारे पास है वो भी तो स्मॉल होगी। वो कितने की हो रही देखो यहाँ डायग्राम में d θ बना हुआ है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास
स्मॉल वर्क डन को, दैट इज योर डी डब्ल्यू। आफ्टर दैट डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा। नाउ वर्क डन फ्रॉम रोटेटिंग द डाइपोल, मतलब कि जो रोटेशन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर एंगल से पर्टिकुलर एंगल पे हो रहा है, मतलब कि थीटा 1 से लेके थीटा 2 पे जा रहा है ना वो, तो थीटा 1 से जब वो थीटा 2 पे जाएगा तो वहां पे हम लोग उसको क्या पुट करेंगे, लिमिट्स। तो लिमिट में हमारा वर्क डन जीरो से, इनिशियल वर्क डन से फाइनल वर्क डन जो हमारे पास होगा जीरो से लेके कुछ वर्क डब्ल्यू, वो होगा डी डब्ल्यू। ओरिएंटेशन मेरे पास क्या है, थीटा 1 टू थीटा 2 एंड दिस विल बी टाउ की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, पीई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन किसके टर्म में होता है, जो वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एंगल। पीई हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन में पीई क्या हो जाएगा, वेरिएबल कांस्टेंट टर्म में तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं चेंज हो रही है ना, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ एंगल। आफ्टर दैट साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, याद रखना साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है हमारे पास माइनस कॉस थीटा। कुछ फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। तो बायो स्टूडेंट्स तुम लोगों के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूले पे भी थोड़ा सा कमांड कर लेना अपना। नेक्स्ट, अब वर्क डन यहाँ पे लिमिट पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, W माइनस जीरो, और यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, पीई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बता चुका हूं फॉर्मूला पुट होता है लिमिट में, अपर लिमिट क्या है थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो थीटा की जगह क्या रख दो, थीटा 2 रख दो, और थीटा 1 की जगह, थीटा की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा 1। वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 1। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, एंड वर्क डन हमारे पास कितना निकला है, पीई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 2। तो हमारे पास जो वर्क डन निकला वो कितना निकला है, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यहाँ पे देख लो, अगर मैं रोटेट करता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल को, थीटा 1 अगर मैंने जीरो बोल दिया, टू एन एंगल थीटा जो कि कितना है, थीटा 2 को अगर मैं थीटा बोल दूं और थीटा 1 को जीरो बोल दूं, तो यहाँ पे मेरे पास जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, इफ आई एम सेइंग कि जो मेरा एंगल 1 है वो जीरो है, और थीटा 2 जो एंगल है उसको मैंने क्या बोल दिया, सिर्फ देखो फॉर्मूला यहीं तक है, उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, परेशान होने वाली कोई चीज नहीं है। न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा होता क्या कि केसेस बना दिए जाते हैं, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूले को थोड़ा सा उस जगह तक डिराइव कर देते हैं कि वो प्रॉपर्ली हमारे फॉर्मूले बेस्ड में यूज हो सके। तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, थीटा 1 से थीटा 2 ओरिएंटेशन हो रही है, बट अगर वहां पे एक ही एंगल दिया होगा तो वहां पे क्या अप्लाई करेंगे, तो फॉर वन एंगल इट विल बिकम cos थीटा, थीटा 1 को जीरो बोल दो और थीटा 2 को क्या बोल देंगे, थीटा, देन फॉर्मूला विल बिकम cos 0 व्हेन cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 इक्वल टू कितना होता है, दैट इज योर 1, एंड cos थीटा एज इट इज रहेगा। नाउ द वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और यही हमारे पास वर्क डन किसमें, देखो वर्क डन किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मेन फॉर्मूला हमारे पास किसमें आ गया, U इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दिस इज अवर मेन फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, यहां पे हम लोग, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि यहां पे मैंने टॉर्क अप्लाइड के केस में रखा था, मतलब कि जो मेरा डाइपोल रखा था वो एक पर्टिकुलर एंगल पे रखा था। अगर इस डाइपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलली रख दूं, पैरेलली रखने का मतलब कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को मैं लाके बीच में यहाँ पे रख दूं, कोई एंगल ना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज देखना कि पॉजिटिव के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, F इक्वल टू क्यू ई, और जो नेगेटिव पे लगेगी वो क्या लगेगी, इस डायरेक्शन में, दैट इज योर F इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे जब मैं वर्क डन निकालूंगा तो कितना होता है वर्क का फॉर्मूला, W इक्वल टू F इंटू एस, एंड F इंटू एस में अगर एंगल इंट्रोड्यूस कर दूं तो कितना है कॉस थीटा, और कॉस थीटा की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, दैट इज योर, यहाँ पे देखो नेगेटिव। तो यहाँ पे जब मैं Q इक्वल टू क्यू ई, एफ की जगह मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, क्यू ई रख रहा हूँ, एफ की जगह मैंने क्यू ई रख दिया, देन आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ 2L cos 180, और P की जगह मैंने क्या रखा है 2QLE। तो cos 180 डिग्री हमारे पास क्या है, एंगल जो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे डाइपोल के बीच में एंगल कितने का है 180 का, और 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो हमारा वर्क डन कितना निकल आएगा -2QLE, एंड P की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 2QL। तो हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा -PE। 2QL की वैल्यू क्या होती है डाइपोल, दैट इज योर, तो डाइपोल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, याद है ना, PQ इक्वल टू 2QL लिखा हुआ है फॉर्मूले। देन वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा -PE, और इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा U इक्वल टू -PE। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एक डाइपोल को पैरेलली रखा तो हमारा एंगल 180 था, जिसके वजह से हमारा जो पोटेंशियल था वो नेगेटिव है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, नेगेटिव रेट में स्टोर हुई है, दैट इज -PE जब एंगल नहीं होगा। तो इस पुराने वाले फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में सिर्फ इतना सा चेंज है कि पीछे वाले में हम लोगों ने एंगल इंट्रोड्यूस कर रखा है और इसमें एंगल हमारे पास क्या है नहीं।
तो हमारे पास जो पोटेंशियल यहाँ पे स्टोर होगी कितने हो जाएगा माइनस पी ई। नेक्स्ट यहाँ पे अगर एनालाइज कर लेते हैं, अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, थीटा की अगर वैल्यू जीरो हो जाए तो कितना हो जाएगा वो पीई साइन थीटा, पीई कितना हो जाएगा साइन थीटा। देन टॉर्क का फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा पी साइन थीटा, देन यू इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस कॉस जीरो। अगर मैं थीटा की जगह कितना रख दूं जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, कॉस जीरो की वैल्यू हमारे पास होती है दैट इज योर 1, तो हमारा वर्क डन कितना निकल आएगा, पहला केस जब हमारे पास पैरेलली रखा हो, तो पैरेलली जब रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी यू इक्वल टू माइनस पीई। जब अगर मैं 90 रख दूं, जब मैं कॉस की 90 रखूंगा तो हमारे पास टॉर्क जो उस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी हो जाएगी जीरो, बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो हमारा ये क्या हो जाएगा जीरो। अगर मैं 180 कंडीशन में रखूंगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस 1, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा दिस, और ये हमारे पास वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कितना आएगा U इक्वल टू प्लस पीई। तो इस वाले फॉर्मूले में देख लो कि यहाँ पे मैंने cos 180 क्यों रखा है, क्योंकि मेरा डाइपोल क्या है, अगर उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट अप्लाइड हो रही है तो इस डायरेक्शन में फोर्स इधर की तरफ, तो एंगल वहां पे जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो कितने का हुआ है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का जब उस पे एंगल इंट्रोड्यूस होगा तो हमारे पास टॉर्क कितना आएगा माइनस पीई। तो एनर्जी हमारे पास स्टोर हो रही है इतनी, अगर मैं इसमें एंगल की वेरिएशंस करता हूं, जीरो रखता हूं 90 रखता हूं, तो हमारे पास ये केसेस बनेंगे। केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना एनालिसिस में हर डेरिवेशन के बाद जो कराता हूं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में तुम्हारे पास स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो वो थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन देते हैं। तो आईआईटी और नीट में जब क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करते हो मेंस और एडवांस के लिए या नीट के पेपर के लिए, तो उसमें जो तुम्हें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ना उसमें ओरिएंटेशंस पूछी जाती हैं। तो एंगल्स के टर्म में वो तुमसे पूछेगा कि इन विच कंडीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टेबल नॉट स्टेबल। तो याद रखना 0 डिग्री के कंडीशन में वो स्टेबल होता है और अनस्टेबल तब होता है जब वो कितना होता है 180 डिग्री, मतलब कि डाइपोल क्या रहेगा अनस्टेबल जब उसका एंगल में कितना रख दूंगा 180 डिग्री रख दूंगा। और जीरो कब रहेगा उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जब वो कितने पे रहेगा 90 डिग्री पे। तो ये केसेस ही तुम्हारे पास न्यूमेरिकल फॉर्मेशंस बनाती हैं। तो अगर फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फॉर्मूले पे अच्छे से कमांड कर लो, एज वेल एज उसके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि एनालिसिस में कंडीशंस जैसे चेंज होती हैं वो भी अच्छे से आनी चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ रहे हो तो चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।